हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे द्वारा शुरू की गई एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज की ये 5th वीडियो है, जिसमें मैं आपको लेटर वैदिक एज यानी कि उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने इस सीरीज की पहले की अन्य वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें ज़रूर देखिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ऋग्वैदिक एज के बारे में बताया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ टर्म नहीं लगेंगे, यानी कि उनका मतलब आपको पता नहीं होगा। तो आप पहले पिछली भी लेक्चर को ज़रूर देखें और उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऋग्वैदिक एज 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था। आर्यों ने 1500 BC में सप्तसेंद्र प्रदेश में रहना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी पॉलिटिकल सोशल कंडीशन में चेंजेस आते गए, जिससे उनका जो कल्चर था वो बदलता गया। और पहले से चेंज इसी कल्चर को लेटर वैदिक एज यानी कि उत्तर वैदिक काल में रख दिया गया है। लेटर वैदिक एज 1000 BC से 600 BC तक था, और इस एज की जानकारी के सोर्स भी वेद, ग्रंथ, उपनिषद और पुराण आदि हैं। अगर इस एज के जियोग्राफिकल एक्सपेंशन यानी कि भौगोलिक विस्तार की बात करें तो लेटर वैदिक एज में आर्यों के एक्सपेंशन के बारे में सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में रेवा, जिसे आज नर्मदा नदी कहा जाता है, उसको भी मेंशन किया है। इस एज में आर्य अरब सागर और हिंद महासागर के बारे में भी जानते थे, और साथ ही वो हिमालय पर्वत के बारे में भी जानते थे। ये देखिए मैप में, इस एज में आर्य सप्तसेंद्र प्रदेश के से आगे बढ़कर गंगा यमुना के दोआब तक फैल चुके थे, और इस एज में आर्यों ने जिस जगह में निवास किया उसे ही आर्यावर्त कहा जाता है। अगर अब इनकी पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो इस एज में राजा की जो पावर थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, और पावर बढ़ने के साथ साथ अलग अलग रीजन में राजा के अलग अलग नाम होने लगे। इस एज में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद कहलाने लगे, और इस समय कुरु और पंचाल जनपद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। लेटर वैदिक एज में 4 तरह के यज्ञ होते थे। जो पहली तरीके का यज्ञ था वो था राजसूय यज्ञ। तो देखिए, राजसूय यज्ञ में क्या होता था, राजा के राज्याभिषेक के ओकेजन पर इस यज्ञ को ऑर्गेनाइज किया जाता था। और जो दूसरी तरीके का यज्ञ था वो था वाजपेयी यज्ञ। इसमें राजा अपनी पावर को दिखाने के लिए इस यज्ञ को ऑर्गेनाइज करता था, और रथ दौड़ के माध्यम से जनता का मनोरंजन भी किया जाता था। तीसरी तरीके का जो यज्ञ था वो था अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था, राजा अपने साम्राज्य के विस्तार और पड़ोसी जो शासक होते थे उन्हें चुनौती देने के लिए इस यज्ञ को ऑर्गेनाइज करवाता था। इस यज्ञ में घोड़ा राजा की या जो सुप्रीमेसी होती है या प्रभुत्व होता है उसका सिंबल था। और जो चौथी तरीके का यज्ञ था वो था अग्निष्टोम यज्ञ। इस यज्ञ में पशु बलि की जाती थी, और अग्निदेव को खुश करने के लिए इस यज्ञ को ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो ये थे यज्ञों के प्रकार। तो लेटर वैदिक एज में सभा और समितियों की जो पावर थी वो कम हो चुकी थी। सभा और समितियां क्या थी, इसके बारे में मैंने आपको पिछली लेक्चर जिसमें मैंने आपको ऋग्वैदिक एज के बारे में बताया था उसमें बताया है। यहाँ राजा की हेल्प करने के लिए या एडवाइस देने के लिए मंत्री थे, जिन्हें रत्निन कहते थे। जैसे कि पुरोहित थे जो कि राजा का एडवाइज़र होता था, और सेनानी था जो कि सेना का हेड होता था, और सूत होता था जो राजा का चैरियोटियर यानी सारथी था, और संघित्री था जो कि कोषाध्यक्ष होता था, और अक्षवाप होता था जो कि पासे के गेम में राजा का सहयोगी था। और भी इस तरह के बहुत से रत्निन थे। न्याय व्यवस्था में राजा का जो डिसीजन था वो महत्वपूर्ण था। जो छोटे न्यायालय होते थे उन्हें ग्राम्यवादीन कहते थे। अगर अब इनकी सोशल कंडीशन यानी कि सामाजिक स्थिति की बात करें तो इस एज में भी वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि काम के बेस पर लोगों को 4 वर्णों में डिवाइड किया था। जो वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे इन तीनों को द्विज कहा जाता था, और शूद्रों की स्थिति जो थी वो इस एज में काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और ऋग्वैदिक एज की तुलना में इस एज में जो वुमेन की कंडीशन थी, औरतों की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का स्रोत और पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है, और इस एज में बाल विवाह भी शुरू हो गया था। अगर अब इनकी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो लेटर वैदिक एज में फार्मिंग यानी कि कृषि आदियों का मुख्य पेशा था, और लोहे की खोज हो जाने के कारण फार्मिंग और आसान हो गई थी। इस एज में जो मुख्य फसल थी वो धान और गेहूँ थी, और इस एज में रथ बनाने वालों से, धनुष बनाने वालों से और कपड़ा बनाने वालों से टैक्स यानी कि कर लिया जाता था, और टैक्स कलेक्ट करने वाले को भागदूद ये कहा जाता था।
अगर अब इनकी धार्मिक स्थिति की बात करें तो यज्ञ और बलि इस एज में धर्म का मूल आधार बन गया था और इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता बन गए थे और विष्णु और रुद्र दो अन्य प्रमुख देवता माने जाने लगे और पूषण शूद्रों के देवता माने जाने लगे। लेटर वैदिक एज में रिचुअलिज्म यानी कि कर्मकांड काफ़ी बढ़ चुके थे और हर यज्ञ के बाद यहाँ पशु बलि की जाती थी। तो ये था लेटर वैदिक एज। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेटर वैदिक एज समझ में आया होगा। तो अगर आपको लेटर वैदिक एज अगर और अच्छे से समझना है तो आप इससे पहले ऋग वैदिक एज वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा वैदिक लिटरेचर के बारे में यानी कि वैदिक साहित्य के बारे में। तो जो अभी हमने आर्यों की लाइफ के बारे में पढ़ा, उनकी उनकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या थी, तो इनके बारे में जानकारी के जो सोर्स हैं वही वैदिक साहित्य कहलाते हैं, यानी कि वही वैदिक लिटरेचर कहलाते हैं। तो जो वैदिक लिटरेचर में जो सबसे प्रमुख है वो वेद हैं और वेदों के अलावा उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांगों से भी हमें वैदिक लिटरेचर की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको वेदों के बारे में बताऊंगा। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो पहले ऋग्वेद से शुरुआत करते हैं और ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ऋग्वेद 10 मंडलों में डिवाइड है और इसमें 1028 यानी कि 1028 सूक्त या कहीं श्लोक हैं। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है और इसमें 33 देवताओं का उल्लेख है, जिसमें इंद्र, वरुण और अग्नि प्रमुख देवता हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये बातें जरूर याद होंगी। तो जो अगला वेद है वो है यजुर्वेद और यजुर्वेद में यज्ञों, अनुष्ठानों और कर्मकांडों में यूज होने वाले श्लोकों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो देखिए, आप यजुर्वेद को याद करने का एक आसान तरीका है। जो यजुर होता है इसका मतलब होता है यज्ञ, यानी कि यजुर्वेद में यज्ञों में यूज होने वाले श्लोकों का वर्णन है। तो जो अगला वेद है वह है सामवेद। सामवेद में साम का मतलब होता है गान या संगीत और सामवेद में जो मंत्र हैं उन्हें देवताओं की पूजा करते समय गाया जाता था। और जो अगला वेद है वह है अथर्ववेद। इसका जो कंपोजिशन था यानी कि जो इसकी रचना थी वो अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए अथर्वा ऋषि के नाम पर ही हम इसे अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद के अधिकांश जो मंत्र हैं उनका संबंध तंत्र मंत्र, जादू टोने से है और इसके अलावा अथर्ववेद में रोग निवारण के लिए औषधि प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। वेदों के अतिरिक्त उपनिषदों से भी वैदिक एरा की जो जानकारी है वो हमें मिलती है और उपनिषदों से जुड़े बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वैदिक लिटरेचर की अंतिम रचनाएं हैं और भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद की कथा किस उपनिषद में है, तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद की कथा वर्णित है और तत्त्वमसि नामक दार्शनिक अवधारणा छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।